हो गई चलो। बताओ कल कहाँ तक करा दिया था? क्यों कल हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे? बताओ जल्दी। अकबर के बारे में बता रहे थे। क्यों? हाँ, अकबर के बारे में बता रहे थे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने हुमायूं पढ़ा था। क्यों? हुमायूं ही तो पढ़ा था। तो बताओ, क्वेश्चन बताओ। अच्छा बताओ, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध बताया था, कब लड़ा गया चौसा का युद्ध? 1539 में। 1539 में। फिर अगला क्वेश्चन बताओ, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? इसके एक साल बाद तुरंत 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बताओ ये दोनों युद्ध किससे लड़े गए थे? ये दोनों युद्ध किससे हुए थे? हुमायूं के। और कौन था विपक्ष में? कौन था? शेरशाह सूरी। सूरवंश का शासक शेरशाह सूरी था। ठीक है, यही तो था। अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा बताओ, सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? सरहिंद का बताया था कल, 1555 में। कब लड़ा गया? 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। अब मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो वो भी 1555 में। वो भी 1555 में। अच्छा, ये दोनों युद्ध, मच्छीवाड़ा का और सरहिंद का जो युद्ध था, ये दोनों युद्ध बताओ किससे लड़े थे? हुमायूं ने सिकंदर सूर से लड़े थे। किससे लड़े थे? सिकंदर सूर से ही तो लड़े थे। सिकंदर सूर को ही तो पराजित किया था। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था सिकंदर सूर। सूरवंश से संबंधित था नहीं था? फिर बताओ अगला क्वेश्चन, जो दीन पनाह नगर है, दीन पनाह नगर किसने बसाया था? दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हुमायूं ने की थी। किसने की थी? हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन बताओ, शेर मंडल पुस्तकालय कहाँ स्थित था? दीन पनाह नगर में ही तो बनाया था। शेर मंडल लाइब्रेरी भी तो दीन पनाह नगर में ही तो बनी हुई थी। बताओ, सीढ़ियों से गिर के मुगल सल्तनत में कौन सा शासक की मृत्यु हुई? हुमायूं की। किसकी मृत्यु हुई? कब हुई? 1530 में। 1530 में हुमायूं की मृत्यु होती है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताओ। दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। बहुत अच्छा बताया सर, मैंने फोटो देखा था। अच्छा, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी। ठीक है, फिर मैंने बताया था, देखो ध्यान दो, हुमायूं का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अकबर। मात्र एक ही तो पुत्र था, अकबर ही तो था हुमायूं का पुत्र। तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अगला शासक कौन बनेगा? अकबर बनेगा। क्यों? तो अकबर के ही बारे में तो हम पढ़ रहे थे। 14 साल की थी तो सर वो राजा कैसे बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? 14 साल का क्या राजा नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अकबर के बारे में मैंने बताया था, ये 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक अकबर रहेगा शासक। ठीक है, आने दो और बच्चों को, आने दो और बच्चे आएंगे ना अभी। 4-5 मिनट तो वेट करो, 4-5 मिनट। ये लोगों को भी जाना है। हाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 मिनट वेट कर लो अभी। और भी अपने ही बच्चे आने वाले हैं ना अभी तो 2-3। कौन कौन? हाँ 2-3 10-15 मिनट में आ जाएंगे। अब तक ये लोग नहीं रुकेंगे ना, इन लोगों को तो जबरदस्ती। इनका तुम लोगों का एग्जाम है बेटा? एग्जाम है तुम लोगों का? अगर 5 मिनट में चले जाए। साइन करा लो। साइन रजिस्टर देखो किसके पास है? ये लो, साइन करा लो इस पे। ठीक है, आने तो देखो, वो आ रहे हैं बच्चे। ये बच्चे आ रहे हैं, देखो इन्हें बुलाओ। ये आ रहे हैं बच्चे, वो चले गए उधर। 1 मिनट बुला लो। हाँ, एक पेज वो छोड़ के बना लो उसे, जल्दी से करा लो, साइन करा लो जल्दी। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। एग्जाम वाले हैं, एग्जाम वगैरह है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम बैठो, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अकबर के सामान्य परिचय के बारे में बताया था।
सामान्य परिचय के बारे में बताया था। बताओ अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के किले में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। और पिता का नाम हुमायूं था। क्यों? पिता का नाम क्या था? हुमायूं। अकबर के समय में, हुमायूं के समय में अकबर कहाँ का सूबेदार था? हुमायूं के समय में अकबर कहाँ का सूबेदार था? गुरदासपुर, कालानौर का था। पंजाब में कलानौर एक जगह है, वहां का सूबेदार था अकबर। समझ गए? और किसके संरक्षण में था बताओ? बैरम खां के संरक्षण में था। किसके संरक्षण में था? बैरम खां के संरक्षण में। तो अकबर का सामान्य परिचय मैंने बता दिया था। क्यों? अब देखो हुआ क्या, समझो। उसके अगले से बता रहे हैं, ठीक है? उसके अगले से बता रहा हूं। ऐसा हुआ था, देखो जब अकबर पंजाब में कलानौर में था तो उसी समय क्या हुआ, 1556 में इसके पिता की मृत्यु हो गई, हुमायूं की। ठीक है? जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो दिल्ली में क्या था, दिल्ली का तख्त खाली हो गया। हुमायूं का एक सेनापति था, मैंने बताया, जिसका नाम तारदी बेग था। क्या नाम था? तारदी बेग। ये सेनापति था किसका? हुमायूं का सेनापति। ठीक है? अब हुआ क्या, देखो दिल्ली का तख्त खाली जानकर सूरवंश के जो शासक थे, सूरवंश के सिकंदर सूर था। कौन था? सिकंदर सूर। तो सिकंदर सूर का सेनापति था। सिकंदर सूर का सेनापति था, जिसका नाम क्या था? सेनापति, जिसका नाम क्या था? हेमू। क्या नाम था? हेमू। हेमू कोई हेमचंद्र इसका वास्तविक नाम था। इसका वास्तविक नाम क्या था? हेमचंद्र था। ठीक है? जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, दिल्ली का तख्त खाली हुआ, अकबर कलानौर पंजाब में था। ठीक है? इसी बीच क्या हुआ, इस हेमू ने दिल्ली पर अटैक किया और अटैक करके तारदी बेग को पराजित करके भगा दिया यहाँ से, और दिल्ली पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और ऐसे करके इस हेमू ने क्या किया, हेमू ने दिल्ली पर मतलब मुगल काल के दौरान पहला हिंदू साम्राज्य स्थापित किया इसने। ठीक है? आगे जल्दी। पहला हिंदू साम्राज्य, पहला हिंदू साम्राज्य स्थापित किया, हिंदू साम्राज्य। ठीक है? प्रथम हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर दी। तुम दोनों लोग ये बेटा एक बात सुनो, तुम दोनों लोग निकल के वहां बैठो खाली गैप में, और लोग अर्पित को फोटो क्लिक करो। जल्दी कर लो तुम दोनों, तुम यहीं पे बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी फोटो क्लिक कर लो ना। अभी कुछ नहीं, अब समझाना स्टार्ट किया, जल्दी बैठो, फोटो क्लिक हो जाना है, तभी समझा रहे हैं। आक्रमण कर दिया सर। तुम बेटा ये बीच वाली बैठो, बैठ जाता है वहाँ पे जाओ। चलो तुम इधर बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी जाओ। रुको एक मिनट, एक मिनट। हाँ बीच वाली में गैप ज़्यादा है वहाँ पे, जल्दी बैठो, जल्दी यहीं पे बैठो। चलो क्लिक करो, सभी लोग आने चाहिए। ठीक है? सभी थोड़ा हो गया। हाँ बाहर से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आना चाहिए सही। हो गया? अगला एक सामने से ले लूँ मैं, तभी तुम लोग आराम से फिर पढ़ाते हैं। ठीक है? ये काम हो जाएगा, साइन करते रहना तुम आराम से, बैठ जाओ। ठीक हो गया। हाँ हेलो, ठीक है। चलो अब देखो, अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है? अब तुम आराम से समझोगे, लिखवा बाद में देंगे। बैठ जाओ, जिसे जहाँ बैठना है जल्दी से बैठ जाओ, और रजिस्टर पे साइन करते रहना। ठीक है? रजिस्टर पे साइन करते रहना। तो मैंने तुम्हें अभी देखो, आप समझोगे बहुत ध्यान से। अकबर के सामान्य परिचय के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है? उसके अगले से देखो बता रहा हूँ, ध्यान दो। अब देखो होगा क्या बीच में, जब जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होगी 1556 में। ठीक है? 1556 में जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होगी, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद
सिकंदर सूर जो था, सिकंदर सूर को ही तो सरहिंद के युद्ध में पराजित किया था हुमायूं ने। सिकंदर सूर का सेनापति था जिसका नाम था हेमू या हेमचंद्र। सिकंदर सूर का सेनापति था हेमू या हेमचंद्र, ठीक है। तो अब हुआ क्या, देखो ये जो हेमू था, हेमू ने जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो दिल्ली का तख्त हो गया खाली। इसका फायदा उठाया हेमू ने और दिल्ली पर आक्रमण किया और इस तारदी बेग को पराजित कर दिया। ये दिल्ली छोड़ के भाग गया, समझ गए। और दिल्ली पे अधिकार कर लिया हेमू ने। किसने कर लिया? हेमू ने। और इस तरह से पहले मुगल काल के दौरान पहले हिंदू साम्राज्य की स्थापना हेमू ने कर दी, ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 14वां विक्रमादित्य बनेगा। ये कौन सा विक्रमादित्य बनेगा? 14वां विक्रमादित्य। 14वां और अंतिम विक्रमादित्य बनेगा कौन? हेमू। समझ गए। तो हेमू 14वां विक्रमादित्य बन गया। हेमू ने उपाधि धारण कर ली विक्रमादित्य की, ठीक है। ये विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य की उपाधि होती है वो क्या होती है, मतलब ये ऐसा था, देखो ध्यान दो। एक जैसे जो शक थे, शक शासक जानते होगे तुम, शक शासक भारत आए थे, ठीक है। शक शासक जब भारत आए थे तो एक उज्जैन है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन में एक क्षेत्रीय राजा था, स्थानीय राजा कहो से क्या कहेंगे? स्थानीय राजा। उसका नाम नहीं मिलता है, ठीक है। इस स्थानीय राजा ने क्या किया? स्थानीय राजा ने इन शकों को पराजित कर दिया। शक मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो इन शकों को पराजित कर दिया उस स्थानीय राजा ने, ठीक है। इन्हें पराजित करने के बाद उज्जैन का था वो राजा। कहाँ का था? उज्जैन का। उज्जैन के राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य प्रथम बन गया ये, ठीक है। समझ गए। तो अब यहीं से ये उपाधि क्या होगी? विख्यात होगी विक्रमादित्य की, ठीक है। और सबसे विख्यात जो विक्रमादित्य था, सबसे शक्तिशाली जो विक्रमादित्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी विक्रमादित्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, ये बोला जाता है, ठीक है। ये सबसे विख्यात विक्रमादित्य थे, ठीक है। और अंतिम 14वां विक्रमादित्य हेमू बना। हेमू ने क्या किया भैया? हुमायूं के सेनापति को पराजित कर दिया। अब देखो ये सेनापति पराजित होने के बाद क्या करेगा? ये भाग के कहाँ पहुंचेगा? कलानौर पंजाब पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? क्योंकि अकबर बैरम खां के साथ कलानौर में ही तो था भाई। गुरदासपुर का सूबेदार था अकबर उस समय। गुरदासपुर में एक जगह थी कलानौर, तो वहां पे था अकबर। तो ये तारदी बेग भाग के पहुंचेगा किसके पास? अकबर के पास पंजाब में। और बताएगा पूरी घटना कि भाई वहां पे क्या क्या हुआ दिल्ली में, कि कैसे करके हेमू ने अधिकार कर लिया। ये सारी बातें सुन के जो बैरम खां था, कौन था? बैरम खां था। वो बैरम खां के संरक्षण में ही भेजा था हुमायूं ने। किसके संरक्षण में भेजा था? बैरम खां। और बैरम खां था सेनापति। कौन था? सेनापति, ठीक है। इस बैरम खां के संरक्षण में भेज दिया था हुमायूं ने इसे, अकबर को। तो जैसे ही तारदी बेग ये सारी कहानी बताएगा कि कैसे करके दिल्ली पर हेमू ने अधिकार कर लिया, तो बैरम खां को क्रोध आ जाएगा। बैरम खां तलवार उठाएगा और तारदी बेग की गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। कहेगा तुम इससे तो अच्छा वहीं पर मर जाते, युद्ध में लड़ते हुए तुम शहीद हो जाते तो मैं तुम्हारा नाम अच्छे लोगों में लेता, लेकिन तुम एक भगोड़े की तरह यहाँ भाग के आ गए, ठीक है। उसने कहा कि युद्ध में हारे हुए लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसकी गर्दन धड़ से उड़ा दी। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से बैरम खां अकबर को लेगा और सेना को लेगा और सीधे आएगा कहाँ पर? अब पानीपत के मैदान में। कहाँ पर आएगा? पानीपत के मैदान में। और 1556 ईस्वी में, कब? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था ये लड़ा जाएगा किस किस के बीच? तो ये लड़ा जाएगा अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य। किसके मध्य? हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य, समझ गए। तो देखो होगा क्या इस युद्ध में? इस युद्ध में ये जो हेमू होगा, हेमू अकबर को पराजित कर देगा। बिल्कुल अकबर पराजित हो जाएगा, बैरम खां हार मान लेगा, ठीक है। लेकिन अकबर क्या सोचेगा? अकबर हाथी पर बैठा हुआ था, ठीक है। और हेमू भी हाथी पर था। तो अकबर जो होगा अपने हाथी से उतर के नीचे और सामान्य सैनिकों में चला जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि अब युद्ध हार गए तो अब तो मारे जाएंगे, ठीक है।
आखिरी कोशिश है। अकबर को तीर चलाना बहुत अच्छा आता था, उसका निशाना अचूक था। जो तीर वाली है। जो हेमू था वो पूरा पैक था। हेमू एक आंख से दिखाई देता था, केवल पूरा पैक था लोहे में, लोहे के कवच पहने हुए था, केवल उसकी आंख दिखाई दे रही थी अकबर को। अकबर गया सेना की भीड़ में पैदल वाली, और उसमें जाके खड़े होके और उसने निशाना लगाया और इतना सटीक निशाना लगाया कि डायरेक्ट वो आंख जो दिख रही थी सीधे आंख में लगा हेमू की, और हेमू हाथी से गिर गया। जैसे ही हेमू हाथी से गिरा तो सेना में भगदड़ मच गई, उन्होंने अरे राजा मर गया। ठीक है, ऐसे करके सैनिक जो थे भाग खड़े हुए, सैनिक पीछे हट गए। तो ऐसे करके हेमू की सेना जीता या युद्ध हार गई। समझ गए? तो राजा ही तो मेन होता है। राजा या सेनापति अगर मारा गया तो चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, युद्ध हार जाओगे भाई। सेना पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया फिर कोई, वहां भगदड़ मर गई कि हेमू मारा गया। ठीक है, पूरी सेना ने हथियार डाल दिए। तो ऐसे करके हेमू युद्ध के मैदान में मारा गया, और मात्र 14 वर्ष की आयु थी उस समय अकबर की। 14 वर्ष की आयु में उसने ये पानीपत का दूसरा युद्ध जीत के अब 1556 में फिर से मुगल वंश की स्थापना कर दी। समझ गए? तो देखो, एक मुगल वंश हुमायूं के हाथों से भी छिन गई थी सत्ता, और इधर अकबर के हाथ से भी छिन गई थी, लेकिन फिर भी दोबारा इन लोगों ने वापस ले ली। बैरम खां जो था वो बराबर लड़ा, क्योंकि बैरम खां बहुत ही काबिल सेनापति था इसका। ठीक है, तो पहले इतना लिख लें, फिर अगले बताते हैं क्यों। चलो लिखो, लास्ट पॉइंट बता दो कहाँ पे लिखवा दिए, कहाँ तक करा दिया था। संरक्षण में कार्य कर रहा बैरम था। खां के संरक्षण में कार्य कर रहा है। बैरम खां के संरक्षण में कार्य कर रहा था। नई लाइन से लिखो, दिल्ली का तख्त खाली जानकर, दिल्ली का तख्त खाली जानकर, दिल्ली का तख्त खाली जानकर। ऐसे लिखे सर? हाँ, नई लाइन से ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर दो, दिल्ली का तख्त खाली जानकर, दिल्ली का तख्त खाली जानकर आदिल शाह सूर के सेनापति, आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं के सेनापति तारदी बेग को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं के सेनापति तारदी बेग को पराजित करके, ये सामने लिखा है, हुमायूं के सेनापति तारदी बेग को पराजित करके, तारदी बेग को पराजित करके, हुमायूं के सेनापति तारदी बेग को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मुगल काल के दौरान, इस प्रकार मुगल काल के दौरान दिल्ली पर शासन करने वाला, इस प्रकार मुगल काल के दौरान दिल्ली पर शासन करने वाला हेमू प्रथम हिंदू शासक बना। दिल्ली पर शासन करने वाला हेमू प्रथम हिंदू शासक बना, प्रथम हिंदू शासक बना, हिंदू शासक बना तथा इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तथा इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तथा इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, लेकिन सर इसको दिखने से उपाधि और स्वयं धारण की। देगा कौन यार? लिख लिया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम और 14वां शासक था। देखो, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला
अंतिम और 14वां शासक था। अंतिम और 14वां शासक था। अंतिम और 14वां शासक था। हेमू का वास्तविक नाम, हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र था। हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र था। हेमू का वास्तविक नाम हेमचंद्र था। ये राजस्थान के अलवर में, ये राजस्थान के अलवर में नमक का व्यापार करता था। राजस्थान के अलवर में नमक का व्यापार करता था। नमक का व्यापार करता था। राजस्थान के अलवर में नमक का व्यापार करता था। नमक का व्यापार करता था। लिख लिया। अब देखो, अब डालो हेडिंग, डालो हेडिंग पानीपत का द्वितीय युद्ध। जल्दी से हेडिंग डाल दो, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध बोले। जी सर बोलिए। ये युद्ध 1556 ईस्वी में, ये युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का नेतृत्व अकबर के सेनापति बैरम खान ने किया था। लड़ा गया। अकबर, हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का नेतृत्व, इस युद्ध का नेतृत्व अकबर के सेनापति बैरम खान ने किया था। अकबर के सेनापति बैरम खान ने किया था। इस युद्ध में हेमू, अकबर के सेनापति बैरम खान ने किया था। इस युद्ध में हेमू, इस युद्ध में हेमू युद्ध के मैदान में मारा गया और अकबर की विजय हुई। हेमू युद्ध के मैदान में मारा गया और अकबर की विजय हुई तथा पुनः मुगल सत्ता की स्थापना हुई। पुनः मुगल सत्ता की स्थापना हुई। वह अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। पुनः मुगल सत्ता की स्थापना हुई। मुगल सत्ता की स्थापना हुई। बेटा अगर तेज नहीं बोलेंगे तो सिलेबस कैसे पूरा होगा। अकबर ने पुनः मुगल सत्ता की स्थापना हुई और अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। पुनः मुगल सत्ता की स्थापना हुई और अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। गाजी बताया नहीं था, धर्म योद्धा या धर्म रक्षक बोला जाता है गाजी को। धर्म के लिए जो युद्ध लड़ता है वो गाजी कहलाता है। ठीक है, धर्म योद्धा या धर्म रक्षक कहा जाता है गाजी को। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके देखो दोबारा से मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। अब अकबर गद्दी पर बैठ गया। कहाँ कौन बैठ गया? अकबर। अकबर गद्दी पर बैठ गया। तो डालो हेडिंग अकबर के अभियान। जल्दी हेडिंग डालो अकबर के अभियान। अकबर के अभियान। अकबर के अभियान डाल दिया हेडिंग। तो अकबर के अभियान में सबसे पहला अभियान डाल दो तुम आमेर का अभियान। आमेर का अभियान। ये बड़ा कपड़ा कहाँ गया है? आमेर का अभियान। आमेर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलो बताते हैं, पहले समझोगे तभी लिखवाएंगे। ठीक है, हेडिंग डाल दो आमेर का अभियान। आमेर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में आमेर। ठीक है, आमेर का अभियान। अब देखो ध्यान दो इधर।
अकबर के जो सेनापति थे, अकबर के सेनापति 3 व्यक्ति थे। एक तो आसफ खां था, एक आदम खां था और एक अब्दुल रहीम खान खाना था। कौन था? अब्दुल रहीम। ये 3 सेनापति हैं वर्तमान में इस समय अकबर के। ठीक है, ध्यान दो इधर। तो अब देखो जो आमेर का अभियान होगा, ध्यान दो। अब इधर डालो हेडिंग, आमेर का अभियान डाल दिया और समझो आमेर का अभियान। देखो ये जो आमेर का अभियान होगा ये 1562 में होगा। कब होगा? 1562 में। 1562 में होगा। आमेर के राजा थे जिनका नाम था भारमल। आमेर के राजा कौन थे? भारमल। ये कछवाहे वंश के राजपूत राजा थे। ठीक है, राजपूत राजा। तो आमेर का अभियान 1562 में होगा, राजा भारमल के विरुद्ध होगा। लेकिन इससे अभियान से पहले भारमल के पास अकबर संदेश भिजवाएगा। समझ गए? कहेगा तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम आराम से अपना साम्राज्य चलाते रहना, हमें टैक्स देते रहना, और अगर अधीनता स्वीकार नहीं करोगे मेरी तो मैं तुम पे आक्रमण करूंगा। तो राजा भारमल ने होशियारी दिखाई, समझदारी दिखाई और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। समझ रहे हो? यानी कि युद्ध नहीं हुआ, अभियान से पहले ही राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, और राजा भारमल की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम इतिहास में मिलता है हीर कुंवर या हरकाबाई। क्या मिलता है? हीर कुंवर या हरकाबाई। ठीक है, ये नाम मिलता है, जिसे जनता जोधा के नाम से जानती है, जिसे तुम लोग जोधा के नाम से जानते हो। ठीक है, वास्तव में ये जोधा नहीं थी। ठीक है, तो ध्यान दो। देखो, हीर कुंवर या हरकाबाई। अब राजा भारमल अपनी पुत्री ये हीर कुंवर हरकाबाई के विवाह का प्रस्ताव अकबर के सामने रखेंगे। विवाह का प्रस्ताव, ये सब अफवाह फैलाई जाती है कि अकबर ने जबरदस्ती विवाह किया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, राजा भारमल ने खुद ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। और क्यों रखा था? क्योंकि राजपूतों में अब अकबर से जब वैवाहिक संबंध हो जाएंगे, रिश्तेदारी हो जाएगी, तो राजपूतों में सबसे शक्तिशाली राजा भारमल हो जाएंगे और अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित कर लेंगे। दूसरे जो राजपूतों से दुश्मनी थी उनसे भी बदला निकाल लेंगे अपना पूरा। ये उद्देश्य था राजा भारमल का। तो अकबर ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पहली बार मुगलों के और राजपूतों के वैवाहिक संबंध बने। ये पहला था मुगल और राजपूत, इन दोनों में क्या हुए? मुगल और राजपूत में वैवाहिक संबंध बने। ठीक है, वैवाहिक संबंध बने। ध्यान दो इधर। अब हुआ क्या? देखो, यही राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर दिया अकबर से। ठीक है, और उसके साथ में किसे भेजा? इनका एक पुत्र था राजा भारमल का जिसका नाम था भगवान दास। क्या नाम था? भगवान दास। यानी कि हरकाबाई का भाई था भगवान दास। भगवान दास का एक बेटा था जिसका नाम था मानसिंह। क्या नाम था? मानसिंह। इस मानसिंह को इस जोधाबाई हरकाबाई के साथ में भेज दिया दिल्ली। ठीक है, कह दिया कोई दिक्कत नहीं, तुम ले जाओ, ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा जो भी काम होगा वो करेगा, मतलब हरकाबाई का, और तुम्हारे संरक्षण में वहीं पर ये पलेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके अब ये वापस आ गए। ठीक है, और मानसिंह महल में रहने लगे। मानसिंह हो गए बड़े, और जब बड़े हुए तो मानसिंह को अकबर ने अपना प्रमुख सेनापति बनाया। समझ गए? मानसिंह ने ही लगभग 18-19 लड़ाइयां लड़ी अकबर के लिए। पूरे भारत के राजपूतों का दमन किया था अकेले मानसिंह ने। अब अकबर के पास कितना दिमाग था? देखो, अकबर को पता था कि राजपूत बहुत ही लड़ाकू जनजाति है, मैं अकेले राजपूतों से नहीं लड़ सकता। लेकिन तो उसने तुरंत राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए, आधे राजपूतों को अपनी तरफ कर लिया। अब जो राजपूत नहीं मानेगा उन्हें राजपूतों को लड़वा के खत्म करवा दिया सब, और सारा साम्राज्य हत्या लिया और बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य बना दिया भारत में अकबर ने। समझ गए भाई? महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप इसके भाई ही तो थे मानसिंह के, ममेरे चचेरे फुफेरे कैसे ही, हाँ मौसेरे भाई थे। हाँ भाई था, मैं बता रहा हूँ, रिश्तेदार था, संबंधी था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को मानसिंह ने तो पराजित किया था, और दोनों आपस में सगे करीबी रिश्तेदार थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर मानसिंह को क्रोध आ गया, मानसिंह ने आक्रमण कर दिया और महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया, मेवाड़ छीन लिया।
समझ गए? महाराणा प्रताप जंगलों में भाग गए, घास की रोटियां खा रहे हैं वहां पर, समझ गए? तो ये बेवकूफी थी, अधीनता स्वीकार कर लेते भाई, बाकी राजपूत भी तो हुए, उन्होंने स्वीकार की, कभी किसी को कोई समस्या नहीं आई। लेकिन महाराणा प्रताप को लगता था कि ये सब बुजदिल है, बेकार है, ठीक है, और एक तरह से सही भी है भाई। भाई हमारा जमीन जब गवाही नहीं देगा तो हम वो काम नहीं करेंगे, भले ही मारे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले हैं, मर जाएंगे क्यों? तो ऐसे करके देखो, जितने भी इसने क्या किया, नागौर दरबार का आयोजन कराया अकबर ने, राजा भारमल ने अकबर के लिए नागौर दरबार का आयोजन कराया, और नागौर दरबार में एक शर्त रखी गई, पता है क्या? नागौर दरबार में बोला गया कि जो भी राजपूत राजा हैं जितने भी भारत में, वो सभी इस नागौर दरबार में उपस्थित हों, अकबर की अधीनता स्वीकार करें। तो जो राजा डर गए वो सब नागौर दरबार में आए और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और भारमल ने एक आदेश जारी किया कि जो भी नागौर दरबार में उपस्थित नहीं होगा, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं उस पर आक्रमण करूंगा, ठीक है, और उसका साम्राज्य छीन लिया जाएगा। तो अब जो नागौर दरबार में उपस्थित हुए, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार कर ली, वो अपना शासन करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए, बाद में फिर मान सिंह ने उन पर अटैक किया और सबको पराजित किया एक तरफ से, समझ गए? क्योंकि भाई देखो, राजपूत सैनिक और इधर मुगल सैनिक सब मिलके, क्योंकि वैवाहिक संबंध हो गए, अब रिश्तेदार हो गए भाई। अकबर सबसे ज्यादा इस हीर कुंवर हरका बाई की तो बात मानता था, ये जैसा कहती थी महल में वैसा ही होता था। अकबर की कोई भी संतान नहीं थी, मात्र एक ही संतान थी, सलीम जहांगीर जिसे, और वो इसी हरका बाई का पुत्र था, और अगले चल के वही राजा बना। यानी कि भगवान दास उसके मामा थे, यानी कि मान सिंह का कौन हुआ? सगा मेरा भाई, वो सगा फुफेरा भाई हुआ, नहीं हुआ भाई? ये मान सिंह की बुआ ही तो हुई, भगवान दास की बहन हुई, तो उसका सगा फुफेरा भाई शासक बना। और यही भारमल चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, अकबर ने संतान है, इससे जो भी संतान होगी वो संतान शासक बनेगी अगले, ये उद्देश्य था, ठीक है। और ऐसे करके देखो, जहांगीर अगला शासक बनेगा नहीं बनेगा? तो पहले डालो हेडिंग आमेर का अभियान, ये लिखो पहले, देखो बाद में फिर अगले परसों पॉलिटिक्स पहले भी चल रही, अभी चल रही है, वो लिखवाएं, लिखो ये अभियान 1562 ईस्वी में, ये अभियान 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में कछवाहे वंश के राजपूत राजा, कछवाहे वंश के राजपूत राजा, कछवाहे वंश के राजपूत राजा भारमल के विरुद्ध था। कछवाहे वंश के राजपूत राजा भारमल के विरुद्ध था, भारमल के विरुद्ध था। राजा भारमल ने स्वेच्छा से युद्ध न लड़कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राजा भारमल ने स्वेच्छा से युद्ध न लड़कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और अपनी पुत्री हीर कुंवर या हरका बाई के विवाह का प्रस्ताव, देखो अपनी पुत्री हीर कुंवर या हरका बाई के विवाह का प्रस्ताव अकबर के समक्ष रखा। अपनी पुत्री हीर कुंवर या हरका बाई के विवाह का प्रस्ताव अकबर के समक्ष रखा। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया, अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पहली बार अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पहली बार मुगलों और राजपूतों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। इस प्रकार पहली बार मुगलों और राजपूतों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। मुगलों और राजपूतों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तथा
तथा हीर कुंवर के साथ इनके भाई भगवान दास के पुत्र मान सिंह को भेजा गया। मान सिंह को मुगल दरबार भेजा गया तथा हीर कुंवर के साथ इनके भाई भगवान दास के पुत्र तथा हीर कुंवर के साथ इनके भाई भगवान दास के पुत्र इनके भाई भगवान दास के पुत्र मान सिंह को भेजा गया। मान सिंह को भेजा गया जो आगे चलकर अकबर के मुख्य सेनापति बने। जो आगे चलकर अकबर के मुख्य सेनापति बने। मुख्य सेनापति बने। आगे चलकर अकबर के मुख्य सेनापति बने। मुख्य सेनापति बने। ठीक, लिख लिया। डालो अगला हेडिंग, चित्तौड़ का अभियान। अब देखो, चित्तौड़ के राजा थे राणा उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, जब राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर ने राणा उदय सिंह पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण करने के बाद राणा उदय सिंह को अकबर ने पराजित कर दिया। मेवाड़ के शासक थे ये। कहाँ के थे? मेवाड़ चित्तौड़ के शासक। ठीक है, राणा उदय सिंह जो थे भागकर उदयगिरी की पहाड़ियों में चले गए और वहां जाके राणा उदय सिंह ने उदयपुर नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? ना राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में है। राजस्थान में था उदयपुर। हाँ, तो उदयपुर नामक नगर की स्थापना की किसने? राणा उदय सिंह ने। ठीक है, और देखो ये जो क्या लिखा? चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ के अभियान पर स्वयं अकबर गया था। ठीक है, चित्तौड़ के अभियान का नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था। ठीक है, चलो लिखो, बोले हेडिंग डाल दो, चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान पर गया है। चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान हेडिंग डाल दो। ठीक है, 1567 में होगा ये अभियान। कब होगा? 1567 में। ध्यान दो, समझो क्या बताया मैंने तुम्हें। अकबर स्वयं चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। ठीक है, राजस्थान में स्थित है चित्तौड़। 1567 ईस्वी में ये अभियान था और ये किसके विरुद्ध था? तो अभी मैंने बताया राणा उदय सिंह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? राणा उदय सिंह के विरुद्ध। उदय सिंह के विरुद्ध, राणा उदय सिंह के विरुद्ध था। ठीक है, और इस अभियान पर अकबर स्वयं गया था। कौन गया था? अकबर स्वयं गया था। स्वयं अकबर गया था इस अभियान पर। ठीक है, और इसमें अकबर ने राणा उदय सिंह को क्या किया? पराजित कर दिया। राणा उदय सिंह को पराजित कर दिया। राणा उदय सिंह चले गए और ये कहाँ चले गए? उदयगिरी की पहाड़ियों पर चले गए और वहां जाकर राणा उदय सिंह ने क्या किया? उदयगिरी की पहाड़ियों पर। कहां पर? उदयगिरी की पहाड़ियों पर उदयपुर नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? उदयपुर नामक नगर की स्थापना की। नगर तो पेपर में आएगा उदयपुर नामक नगर किसने बसाया है? तो राणा उदय सिंह ने। किसने बसाया? राणा उदय सिंह ने। उन्हीं के नाम पे याद करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन में होगा तुरंत लगा देना। ठीक है, चलो लिखो, ये अभियान 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक, ये अभियान 1567 ईस्वी में, ये अभियान 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह के विरुद्ध था। चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह के विरुद्ध था। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था। स्वयं अकबर ने किया था। इसमें अकबर की विजय हुई और इसमें अकबर की विजय हुई और राणा उदय सिंह, इसमें अकबर की विजय हुई और राणा उदय सिंह उदयगिरी की पहाड़ियों पर चले गए। राणा उदय सिंह उदयगिरी की पहाड़ियों पर चले गए।
उदयगिरी की पहाड़ियों पर चले गए और यहाँ पर इन्होंने उदयपुर नामक नगर की स्थापना की। और यहाँ पर इन्होंने उदयपुर नामक नगर की स्थापना की। 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 अब ध्यान दो, देखो राणा उदय सिंह के पुत्र ही तो थे महाराणा प्रताप। ठीक, अब इनकी राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद अगले चित्तौड़ के शासक बनेंगे महाराणा प्रताप। कौन बनेंगे? महाराणा प्रताप। तो लिख लो, राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद चित्तौड़ के अगले शासक इनके पुत्र महाराणा प्रताप हुए। राणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ के अगले शासक इनके पुत्र राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप हुए। राणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ के अगले शासक इनके पुत्र महाराणा प्रताप हुए। इनके पुत्र महाराणा प्रताप हुए। इनके पुत्र महाराणा प्रताप हुए। ठीक, लिख लिया? डालो अगला हेडिंग, गुजरात का अभियान। गुजरात का अभियान। गुजरात का अभियान डाल दिया। गुजरात का अभियान, गुजरात का अभियान हेडिंग डाल दो। ठीक है, चलो समझो। देखो पहले गुजरात का अभियान देखो। गुजरात का अभियान अकबर करेगा 1571 में। कब करेगा? 1571 में। 1571 ईस्वी में गुजरात का अभियान होगा। ठीक है, गुजरात के अभियान पर अकबर का जो सेनापति होगा जिसका नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम को भेजेगा। किसे भेजेगा? सेनापति कौन होगा इस अभियान पर? अब्दुल रहीम होगा। कौन होगा? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को भेजेगा। किसे भेजेगा? अब्दुल रहीम को। ठीक है, और गुजरात का जो शासक होगा वो मुजफ्फर खां तृतीय होगा। कौन होगा? मुजफ्फर शाह है, खां है, सॉरी शाह, मुजफ्फर शाह थर्ड। क्यों? यही तो था गुजरात का शासक। तो मुजफ्फर शाह तृतीय के विरुद्ध था ये अभियान। ठीक है, इस अभियान पर अब्दुल रहीम क्या करेगा? इस मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर देगा। ठीक है, और ये अभियान 1571 में था। ठीक है, इस अभियान के बाद अकबर क्या करेगा? अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि देगा। कौन सी उपाधि देगा? खान ए खाना। खान ए खाना। अब इसके नाम के साथ में खान ए खाना जुड़ जाएगा। अब इसका पूरा नाम होगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, ये एक महान कवि भी था। 72 अरे 71 है। गुजरात विजय 1571 में की थी। ठीक है, 72 73 वो कोई नहीं है होता है यार। 72 सर सही है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। और 1571 में ये अभियान हुआ था। ठीक है, 72 नहीं है, वो उसमें गलत दिखा रहा। देखो कुछ वो गूगल पे बुलंद दरवाजा चेक करो तुम। बुलंद दरवाजा कब निर्मित हुआ था? ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। ठीक है, 1575 में शायद बुलंद दरवाजा बना था। 1571 में बना था बुलंद दरवाजा। 75 में बुलंद दरवाजा बना। हाँ, 75 में हुआ था। ठीक है, गुजरात विजय 1573 में हुई थी। ये 72-73 में ये अभियान चला था। चलो ठीक है, 72-73 कर लेना। हाँ सही है, 1575 72-73 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी लिखवाया थोड़ी। चलो लिखवा दूंगा। डेटे अलग अलग है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चेक कर लिया करो। मैं हालांकि फिर भी अधिकतर डेटे सही बताता हूँ। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटे दी हुई है, बहुत सारी कंफ्यूजन है इसमें। इतिहास सही कोई भी एक्यूरेट नहीं पढ़ाता है ना, और ना ही पढ़ा पाता है। कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं अधिकतर तुम्हें 90% डेटे सही बता रहा हूँ सभी। एक आध डेट इसीलिए मैं चेक भी कर लेता हूँ, घर पे भी जाके चेक कर लेता हूँ। जैसे वो हाजी बेगम वाला सही है, वो लास्ट में सुधार कर लेना उसमें। ठीक है, हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम ने नहीं बनवाया था। ठीक है, हाँ, हमीदा बानो की जगह पे हाजी कर देना काट के, बस केवल, बाकी कुछ मत काटना। बेगा बेगम। हाँ, बेगा बेगम हाजी बेगम को ही कहा जाता है। ठीक है, बेगा बेगम हाजी बेगम का ही नाम है। चाहो तो सही कर लो।
हो गया सही। 1571 में सॉरी हल्दी घाटी का अभियान हुआ था यार, वो इस वजह से मेरे दिमाग में ये रह गया। 1571 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, क्यों 150 ना 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का, इसके बाद हुआ था गुजरात के बाद। हाँ गुजरात के बाद हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ गुजरात के बाद हुआ था, क्लियर है बिल्कुल ठीक है। चलो लिखो, बोले लिखो ये अभियान 1571-73 में 1572-73 में लिखो, ये अभियान 1572-73 में, ये अभियान 1572-73 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय के विरुद्ध था। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय के विरुद्ध था। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय के विरुद्ध था। इस अभियान पर अकबर ने अब्दुल रहीम को भेजा था। मुजफ्फर शाह तृतीय के विरुद्ध था, इस अभियान पर अकबर ने अब्दुल रहीम को भेजा था। अब्दुल रहीम को भेजा था। इस अभियान पर अकबर ने अब्दुल रहीम को भेजा था। अब्दुल रहीम को भेजा था। अब्दुल रहीम को भेजा था। इस अभियान में अकबर की विजय हुई। इस अभियान में अकबर की विजय हुई। अकबर की विजय हुई। अकबर की विजय हुई। अब देखो दो क्वेश्चन पेपर में आए। भारत में पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा था और यहीं गुजरात में देखा था, और पहली बार इसी अभियान के दौरान अकबर पुर्तगालियों से भी मिला था। ठीक है, ये दो बातें याद रखना। लिखो, इसी अभियान के दौरान पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से मिला। इस अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से मिला। समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से मिला। देखो गुजरात एक महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि यहाँ से व्यापारिक मार्ग था, बंदरगाह था नहीं था, तो इसलिए गुजरात पर अधिकार करना बहुत जरूरी था। इसीलिए यह अभियान किया था अकबर ने। समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से मिला। पुर्तगालियों से मिला। ठीक, डालो अगला हेडिंग, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का मैदान है ना, अकबर जो है हल्दी लगाए थे। हल्दी घाटी का युद्ध डाल दिया है। और देखो ध्यान दोगे इधर, बता रहा हूँ, समझो पहले हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा था। तो देखो इसमें ये जो युद्ध होगा ये 1576 में लड़ा जाएगा। कब लड़ा जाएगा? 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होगा। और ये युद्ध अभी मैंने राणा उदय सिंह के बारे में बताया था। तो अब मेवाड़ के शासक कौन बन गए? चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप बन गए। कौन बन गए? महाराणा प्रताप। तो यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा जाएगा। और इस युद्ध का नेतृत्व करेगा अकबर का प्रमुख सेनापति जो था मानसिंह वो करेगा। ठीक है, मानसिंह क्या करेगा? इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित कर देगा। महाराणा प्रताप इसका सगा संबंधी था, फुफेरा या ममेरा भाई लगता था, समझ गए। लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार ना करने के कारण इस पर अटैक किया अकबर ने और मानसिंह को भेजा। राजपूतों को राजपूत सेनाओं को आपस में लड़ा दिया और यहाँ पे महाराणा प्रताप को पराजित करवा दिया। ठीक है, समझ गए। चलो लिखो, ये युद्ध 1576 ईस्वी में, लिखो जल्दी, ये युद्ध 1576 ईस्वी में, ये युद्ध 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। इस अभियान का नेतृत्व
इस अभियान का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। इस अभियान का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, जो अकबर का प्रमुख सेनापति था। इस अभियान का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, जो अकबर का प्रमुख सेनापति था। अकबर का प्रमुख सेनापति था। इस अभियान का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, जो अकबर का प्रमुख सेनापति था। प्रमुख सेनापति था। इसमें अकबर की विजय हुई। अकबर की विजय हुई। अकबर की विजय हुई। डालो अगला हेडिंग, आसीरगढ़ का अभियान। आसीरगढ़ का अभियान, इधर देख के ले लो। आसीरगढ़ का अभियान। आसीरगढ़ का अभियान डाल दिया। आसीरगढ़ का अभियान। अब देखो, जो आसीरगढ़ का अभियान होगा, आसीरगढ़ का एक शासक था, ये एमपी में पड़ता है आसीरगढ़, ठीक है। यहाँ के शासक थे मीरन बहादुर। कौन थे? मीरन बहादुर। मीरन बहादुर। मीरन बहादुर के विरुद्ध होगा ये अभियान, ठीक है, अकबर का। और बताते हैं ये अकबर का अंतिम अभियान था, लास्ट अभियान था। पेपर में आएगा अकबर की अंतिम विजय किसे माना जाता है, तो आसीरगढ़ की विजय को माना जाता है। इसके बाद अकबर ने कोई भी अभियान नहीं किया, ठीक है भाई। अकबर ने कम से कम 20-22 लड़ाइयाँ लड़ी। उनमें से जो इम्पोर्टेंट थी मैंने तुम्हें बता दी, हालांकि और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ, लेकिन टाइम कम है तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। जैसे चुनारगढ़ की लड़ाई लड़ी थी इसने, ठीक है, अकबर ने। और कई सारे गोंडवाना की लड़ाई लड़ी थी, गढ़कटंगा का अभियान किया था, ठीक है। बहुत सारे अभियान किए थे अकबर ने। अरे बता तो रहा हूँ, कम से कम 18-20 लड़ाइयाँ लड़ी थी अकबर ने, ठीक है। अरे वो नहीं आएंगे भाई, वो उनका जिक्र तक नहीं मिलता कहीं, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ तुम उतना ही याद कर लो, तब भी पेपर में मिलेगा तुम्हें। देखो, अब देखो ये जो अभियान होगा अकबर का अंतिम अभियान, ये अकबर 1601 में होगा। कब होगा? 1601 में, ठीक है। और ये शासक मीरन बहादुर के विरुद्ध होगा। इसमें मीरन बहादुर को पराजित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये अकबर का की अंतिम विजय थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन। देखो, ये अकबर का अंतिम अभियान था जो 1601 ईस्वी में किया गया। ये अकबर का अंतिम अभियान था जो 1601 ईस्वी में किया गया। इसमें अकबर ने जो 1601 ईस्वी में किया गया, इसमें अकबर ने शासक मीरन बहादुर को पराजित कर दिया। इसमें अकबर ने शासक मीरन बहादुर को पराजित कर दिया। मीरन सामने लिखा हुआ देखो, मीरन बहादुर को पराजित कर दिया। ठीक, डालो हेडिंग नागौर दरबार। जल्दी डालो हेडिंग नागौर दरबार के बारे में बता दिया मैंने तुम्हें। नागौर दरबार का आयोजन कब होगा? नागौर दरबार, नागौर राजस्थान में पड़ता है। नागौर याद नहीं? नागौर इतना इम्पोर्टेंट जिला है। सभी राजपूतों ने अपनी अधीनता स्वीकार करी, मतलब। अरे इससे क्वेश्चन और पेपर में बढ़ता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से। ये वही वाला तो नागौर है। ये पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आया, देख लेना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। समझ गए? ये वही वाला नागौर है। तो ये पुलिस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नागौर वाला, ठीक है। तो तुम्हें ये इतना इंपॉर्टेंट नाम याद नहीं है। हेडिंग डाल दो नागौर दरबार, डाल दिया। अब देखो नागौर दरबार के बारे में मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ, नागौर दरबार का आयोजन क्यों हुआ था।
1570 में देखो, ध्यान दो, ए ध्यान दो इधर। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था राजा भारमल ने। किसने किया था? राजा भारमल ने। उद्देश्य था राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार कराना। उद्देश्य क्या था? राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार कराना, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा उस पर आक्रमण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आक्रमण किया जाएगा। मतलब राजा भारमल ने, ध्यान दो इधर, चलो लिखो, अच्छा लिखो, लिखो तभी अगले बताते हैं, जल्दी लिखो, बोले लिखो। इस दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में, इस दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में, जल्दी लिखो, इस दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल के द्वारा किया गया था। आमेर के राजा भारमल के द्वारा किया गया था। आमेर के राजा भारमल के द्वारा किया गया था। आमेर के राजा भारमल के द्वारा किया गया था। देखो इसकी डेट सही है, 1570 आमेर दरबार, नागौर दरबार, लिख लिया। आमेर के राजा भारमल ने किया था, जिसका उद्देश्य राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार कराना था। हाँ तो सही है। जिसका उद्देश्य, देखो जल्दी, जिसका उद्देश्य राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार कराना था। अकबर की अधीनता स्वीकार कराना था। अकबर की अधीनता स्वीकार कराना था। मतलब देखो, राजा भारमल अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे राजपूतों में, कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ राजपूतों में, मेरी बात मानो। अगर मेरी बात मानोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो तुम पे आक्रमण होगा, है नहीं? तो अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे राजपूतों में राजा भारमल, समझ गए? इसलिए नागौर दरबार का आयोजन किया था। अब ध्यान दो इधर, देखो एक इतिहासकार है जिसका नाम है कर्नल टाड। क्या नाम है? कर्नल टाड। इस कर्नल टाड ने अकबर को राजपूत राजाओं का सबसे अच्छा विजेता बताया, सबसे अच्छा दमनकर्ता बताया। क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया कि कैसे करके अकबर ने राजपूतों का दमन किया। भाई आधे राजपूतों को से वैवाहिक संबंध बना लिया, रिश्तेदार बना लिया, अपने बच्चों के विवाह भी अब राजपूतों में ही करेगा वो, ठीक है? जितने भी बच्चे होंगे सबके विवाह, जैसे अब जहांगीर होगा, जहांगीर का विवाह भगवान दास की पुत्री से होगा। भगवान दास की पुत्री होगी जोधाबाई, और उससे विवाह कर दिया जाएगा। किसका? जहांगीर का। भगवान दास उसका मामा भी था जहांगीर का, और ससुर भी बन गया, सगा मामा था। सगा मामा। उसने, जहांगीर ने अपनी सगी में मेरी बहन से विवाह किया था, बहुत बढ़िया सर। समझ गए? राजा भगवान दास की पुत्री थी। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया? वैवाहिक संबंध बनाए। तो इसीलिए कर्नल टाड ने बोला कि अकबर के पास बहुत दिमाग था, और अकबर ने अभी तक कोई भी दिल्ली सल्तनत में भी कोई भी राजपूतों का दमन नहीं कर पाया था ऐसे जैसे अकबर ने किया। कर्नल टाड ने बोला कि अकबर राजपूतों का सर्वश्रेष्ठ दमन करता है, ठीक है? ये कथन पेपर में आएगा कि सब राजपूतों का मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ दमन करता किसे माना जाता है? तो अकबर को माना जाता है। अकबर ने देखो युद्ध भी नहीं लड़े उनसे, और ऐसे ही आधे राजपूतों को अपने साथ मिला लिया, आधे जो बचे विरोध में उन्हें युद्ध लड़ा के पराजित कर दिया। नहीं तो राजपूतों को दिल्ली सल्तनत में भी कोई नहीं पराजित कर पाया था, समझ गए? राजपूतों से नहीं लड़ते थे दिल्ली सल्तनत वाले, क्योंकि राजपूत बहुत लड़ाकू जनजाति थी। सब लड़वाते थे। हाँ बिल्कुल, लड़वाते थे आपस में उन्हें, राजाओं कमजोर, ठीक है, आपस में सीमाओं के विवाद को लेके। लेकिन अकबर ने दिमाग से लगाया और उसने सारे राजपूतों को पराजित कर दिया अकेले। यही तो होता है, जब तक अपना ही जब कोई गद्दारी करता है, धोखा करता है, तभी व्यक्ति हारता है। तुम्हारे साथ वाला ही जब गद्दारी करेगा तभी तुम पराजित होगे, ठीक है? वही तो, हर व्यक्ति किसी की कमजोरी किसी को मालूम थोड़ी होती है, तो कैसे पराजित कर देगा? हकीकत बता रहा हूँ, अपने ही लोग गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं। देखो राजा भारमल ने क्या किया? राजपूतों के साथ गद्दारी कर दी, अकबर के साथ मिल गए। उन्होंने सोचा यहाँ से सत्ता का लाभ उठाएंगे, भाई सत्ता का लाभ उठाएंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेंगे। लिखो जल्दी, इतिहासकार कर्नल टाड ने अकबर को
इतिहासकार कर्नल टाड ने अकबर को राजपूत राजाओं का, इतिहासकार कर्नल टाड ने अकबर को राजपूत राजाओं का प्रथम सफल विजेता कहा है। राजपूत राजाओं का प्रथम सफल विजेता कहा है। राजपूत राजाओं का प्रथम सफल विजेता कहा है। प्रथम सफल विजेता कहा है। नागौर दरबार हो गया। चलो अगला हेडिंग डाल दो तुम, अकबर की धार्मिक नीति। जल्दी से अकबर की धार्मिक नीति डालो। ये काम सबसे अच्छा हो गया, सती प्रथा से हम वो लास्ट प्रथा काम किया था। अरे अकबर से भाई मुगलों के राजपूतों के व्यवहार, अकबर केवल इसकी जोधाबाई हरकाबाई की बात मानता था, समझ गए। अकबर सुनो ध्यान दो, अकबर का दरबार में मुस्लिम जो धर्मगुरु थे उन्होंने बहुत तगड़ा विरोध किया था। अकबर से बोला कि तुम तो राजपूत बन गए हो, ठीक है, तुम मुस्लिमों पे ध्यान ही नहीं देते हो, तुम केवल राजपूतों के ही बारे में सोच रहे हो, ठीक है। ऐसे करके बहुत तगड़ा विवाद हो गया था अकबर का इस्लाम के जो धार्मिक गुरु थे उसके दरबार में उनसे, क्योंकि वो जलने लगे थे अकबर से। क्योंकि अकबर ने साम्राज्य में क्या किया भाई, वो उसने राजपूतों को महत्व देना प्रारंभ कर दिया भाई। दरबार में उसने मंदिर बनवा दिया, अग्नि पूजा, झरोखा दर्शन, समझ गए, वृक्ष पूजा, ये सब प्रचलित करवा दी अकबर ने। जी सर जी कह रहे हैं कुछ, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इधर ध्यान दे लो शांति से। चलो बात बंद करो, डाल दिया धार्मिक नीति। तो देखो ध्यान दो, अकबर जो धार्मिक नीति अपनाएगा तो अकबर अब क्या करेगा, अकबर सभी धर्मों को एक समान मानेगा, सभी धर्मों को लेके चलेगा, समझ गए। सभी धर्मों के प्रति लचीली धार्मिक नीति को अपनाएगा। कैसी धार्मिक नीति? लचीली धार्मिक नीति। लचीली धार्मिक नीति का मतलब जानते हो, धर्म के प्रति कट्टर नहीं बनेगा, कठोर नहीं बनेगा, किसी पर धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगाएगा अकबर। चाहे वो सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान न्याय होगा, सबके लिए एक समान व्यवस्थाएं होंगी, जितनी भी योजनाएं चलेंगी सबको एक समान मिलेंगी, ठीक है। तो ये लचीली धार्मिक नीति होगी। इसी को सुलह कुल की नीति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सुलह कुल की नीति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सुलह कुल की नीति कहा जाएगा, ठीक है। चलो लिखो जल्दी। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति एक समान और लचीली धार्मिक नीति अपनाई। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति एक समान और लचीली धार्मिक नीति अपनाई, जिसे सुलह कुल की नीति कहा जाता है। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति एक समान और लचीली धार्मिक नीति अपनाई, एक समान और लचीली धार्मिक नीति अपनाई, जिसे सुलह कुल की नीति के नाम से जाना जाता है। सुलह कुल की नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत अकबर ने निम्नलिखित कार्य किए। सुलह कुल की नीति के नाम से जाना जाता है, सामने देखो। इस नीति के तहत अकबर ने निम्न कार्य किए। तो देखो सबसे पहला कार्य क्या करेगा, 1562 ईस्वी में अकबर दास प्रथा का अंत कर देगा। किसका अंत करेगा? दास प्रथा का। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इसमें डेट भी चेक कर लेना, ठीक है। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? दास प्रथा का अंत कर दिया। उसके बाद देखो अगला काम क्या किया अकबर ने। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। किसे समाप्त कर दिया? 64 में आ रहा है, हाँ देखो यहीं पे 1564। तो 1563 ईस्वी में अकबर ने एक कार्य और किया था। 1563 ईस्वी में अकबर ने जो था सती प्रथा को समाप्त किया था। क्यों? देखो सती प्रथा को 1563 में समाप्त किया था।
सती प्रथा, अरे सती प्रथा नहीं जानते हो क्या थी? बताओ बताया मैंने। जिसका पति मर जाता है उसके साथ उसकी पत्नी को बताओ मार सती दिया प्रथा जाता का है। पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? सती प्रथा का मोहनजोदड़ो से। सर मनुस्मृति में होगा सर। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ होगा, प्राचीन इतिहास में मैंने बताया है, मुझे ध्यान है, वो ऊपर क्लास पढ़ाई थी वहां कहीं पे मैंने बताया। एक अभिलेख था, एरल अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? एरल अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? एरल अभिलेख। जो किससे संबंधित था? शासक भानुगुप्त से संबंधित था। किससे संबंधित था? भानुगुप्त से। देखो लिखवाया है, बहुत अच्छे से मुझे पता है, ठीक है। सर 1563 में जो है सती प्रथा थोड़ी ना तीर्थ यात्रा कर हटाया। हाँ बोलो। 64 में लिख दिया। 63 हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, एरल अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। मैंने बताया कोई भोजराज या गोपराज थे, उनकी पत्नी की मृत्यु पर उनकी पत्नी को उनके साथ सती कर दिया गया था। सर एक वजह से इतने निपट गए। ऐसा होता था पहले सती प्रथा में, ऐसा होता था अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को साथ में सती कर दिया जाता था, जला दिया जाता जिंदा चिता में। चिता में बिठा के चिता के चारों ओर शोर मचाया जाता, ढोल बजाए जाते थे ताकि उसकी चीखें कोई सुन ना पाए। तो यही तुमने देखी होगी वो फिल्म थी आमिर खान की, कौन सी? मंगल पांडे, जिसमें आमिर खान को दिखाया गया है। मंगल पांडे ही तो थी उसमें, वो विलियम बेंटिक ही तो होता है जो वो चिता पे एक स्त्री को जला रहे होते हैं, वो उसे उठा के ले आता है अपने ऑफिस में। तो वहां पे गांव के लोग पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारा धार्मिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप मत करो। तभी लॉर्ड विलियम बेंटिक ये सब देख के तुरंत कानून बना देता है और उन्हें लठियाता, कहता है इन्हें सबको जेल में डालो अंदर, समझ गए? और वहीं पे कानून बन जाता है सती प्रथा के विरुद्ध। बाद में लॉर्ड एलिनबरो आता है, वो 1843 में सती प्रथा को खत्म कर देता है भारत में, ठीक है। गैर कानूनी विलियम बेंटिक घोषित करता है, खत्म करता है लॉर्ड एलिनबरो, ठीक है। तो सती प्रथा 1563 में समाप्त होगी। यस सर। 1563 में अकबर समाप्त करेगा। किसी में 64 दिखा रहा है क्यों? जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, ये दोनों 1564 में। सर 1829 में खत्म हुई थी वो। हाँ तो वो कानूनी रूप से समाप्त करेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ तो राजशाही शासन व्यवस्था है ना, है नहीं है? कानूनी रूप से समाप्त करेगा। तो देखो ध्यान दो, सर बहुत सारे आए थे सर, लगभग 60 बच्चे आए। लेकिन अपना कैसे क्या होगा? चलो ध्यान दो इधर, अभी करते हैं व्यवस्था, रोको करते हैं अभी व्यवस्था, रोको। चलो ध्यान दो इधर बेटे, इधर ध्यान दोगे। 1563 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। अब ध्यान दो अगला, 1564 ईस्वी में ये तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करेगा, जजिया कर को समाप्त करेगा, ठीक है। कौन सा? 1564 जजिया कर समाप्त किया। क्या समाप्त किया? जजिया कर। जान तो जजिया कर क्या था? पता है तुम्हें? और 1564 में ही क्या करेगा? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करेगा। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करेगा। जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, ये सारे समाप्त कर देगा। उसके बाद देखो ध्यान दो, जो गाय थी, गाय हिंदुओं के लिए धार्मिक मान्यता रखती है, ठीक है। गाय को पवित्र पशु माना गया, गाय को हिंदू धर्म में माता माना जाता है, ठीक है। सर कौन सी गाय? अरे गाय कोई सी भी हो, उससे क्या मतलब? वो राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। गाय चाहे कोई सी भी हो, उससे क्या मतलब है? भाई गाय तो चाहे भारत की हो, विदेशी हो, कहीं की हो, गाय है तो वो माता होगी, क्यों? हिंदू धर्म में। ये तो फालतू की बात है, वो केवल राजनीति है। सर बीजेपी के नेता इधर कह रहे थे। हाँ तो वो राजनीति कर रहे हैं ना वही तो होता है इसको। वो, क्योंकि देखो गोवा है, गोवा में बीजेपी की सरकार है और गोवा में गाय के बल पे कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियंस ज्यादा है तो वो गाय का मांस खाते हैं, तो वहाँ बीजेपी ही गाय कटवाती है। इसीलिए वो कहते हैं वहाँ पे ये वाली गाय नहीं कटती, वो अमेरिकन वाली कटती है नहीं? सर ये बोल क्या चाहे सर जी अम्मा अमेरिकन हो या गाय तो गाय है सर जी, अम्मा भाई ये तो गलत है भाई। गाय तो चाहे कोई सी भी हो, वो तो गाय है ना? गाय है, ठीक है। तो उन्होंने बचने के लिए ये बोल दिया, अरे वो दूसरी नस्ल की है, ठीक है,
हम केवल कुबड़ वाली गाय को ही माता मानते हैं, समझ गए? ऐसा थोड़ी है। तो वो राजनीति उसे छोड़ो तुम, ठीक है? तुम इधर ध्यान दो, राजनीति में मत जाओ तुम नौकरी पे ध्यान दो अपनी, ठीक है? 1564 में क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अब देखो ध्यान दो, हुआ क्या? अकबर ने क्या किया? अपने साम्राज्य में गाय हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और उस पर सजा का प्रावधान कर दिया था। बोल दिया अगर कोई भी गाय का वध करते हुए पाया जाएगा तो उसे सजा दी जाएगी, ठीक है? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था अकबर ने, ठीक है? और ये 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है? जल्दी नोट करो, ये सब धार्मिक नीति के तहत कर रहा है अकबर, जल्दी नोट करो। 1500 इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। 1500 अरे हम तो बता रहे हैं, साक्ष्य हम बता रहे हैं, तुम लिखो सही है, ठीक है? 1582 आ गया। कुछ नहीं करते। 1542 1582 यार ये डेट नहीं तो चलो 1582 कर लो। वैसे 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था। ये तो सही है। सती प्रथा 1582 तो सही कर लो उसे, सती प्रथा को कर लो, 1582 दिखा रहा है, ठीक है? यार ये डेटों में ही तो कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है? तुम उसकी टेंशन ना लो, तुम लिखो 1582 में सती प्रथा खत्म कर दी थी, 1583 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, दास प्रथा का अंत कर दिया। इसीलिए सती महान कहा गया। हिंदू धर्म में क्या होता था? विधवाओं का विवाह नहीं होता था, तुम्हें पता है, ठीक है? पहले ऐसी मान्यता थी कि एक पहला पति मर गया तो अब भाई जब तुम्हारी किस्मत में एक ही पति नहीं था तो अब अगले करोगी तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए विधवा विवाह मान्य नहीं होता था, समझ गए? तो राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा तुमने, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के बहुत सारे प्रयास किया और इस अकबर ने भी विधवा विवाह प्रारंभ करा दिया था। कह दिया था कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किसी भी धर्म का हो विधवा पुनर्विवाह हो सकता है, ठीक है? और सर जी अगर मतलब पत्नी मर जाती थी तो लोग विवाह कर लेते थे। अरे उस समय पुरुष 500 शादियां करते थे, मैंने बताया नहीं कौन था? बहुत गलत बात है ये। बिंदुसार ने 500 विवाह किए थे, क्यों? अकबर ने तो 300 विवाह करे थे। हाँ? अकबर ने भी तो 300 विवाह अरे करे। नहीं, अकबर ने 7 विवाह किए थे यार, 300 विवाह करे थे, नहीं उसमें से फर्जी है ये खबर। प्रमुख 31 चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 5-6 विवाह किए थे। ये तो झूठ लगा है। क्या चीज? 500 विवाह। अरे एक बौद्ध ग्रंथ है महाभारत, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 101 पुत्र थे। 101 पुत्र कहाँ से आ गए? भाई अशोक 99 भाइयों की हत्या करके तो गद्दी में बैठा था, बताइए तो बता चुका हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, विवाह करते थे, क्योंकि देखो राजा ध्यान दो, उस समय राजशाही शासन व्यवस्था थी, राजा ही कानून बनाता था, राजा जैसा कह देता था वैसा सही था। क्यों भाई? राजा से थोड़ी लड़ोगे तो राजा 10 विवाह करे, 50 विवाह करे, सब सही है नहीं है? क्योंकि उसके पास शक्ति है। तुम विरोध करोगे तुम्हें तुरंत सिपाहियों से पकड़वा के कटवा दिया जाएगा। ऐसा करता हुआ माला लेता हुआ लाइन से खड़ी करते हुए चल रहा ये है। सभी को कहना साथ करेगा पड़ोसी वाला। चलो बात बंद करो, लिख लिया? तो अब ध्यान दो, अब अकबर एक धर्म चलाएगा, दीन ए इलाही धर्म। डालो जल्दी हेडिंग, दीन ए इलाही धर्म, जल्दी। दीन ए इलाही धर्म, दीन इलाही अकबर ने स्थापना की। दीन ए इलाही धर्म। अकबर जो था, अकबर को घमंड हो गया था, अकबर भी बहक गया था, धर्म के मार्ग से हट गया था और ये खुद को ईश्वर मानने लगा। बेवकूफ था बिल्कुल, ठीक है? तब इसके साम्राज्य पे जो है वो आएगी। आप देखो अकबर ने क्या किया, अकबर ने 1582 ईस्वी में ये दीन इलाही धर्म चालू किया और इसके अनुसार ईश्वर कौन है? अकबर ही ईश्वर है, अकबर ही धर्म विभाग का सब सर्वा है, प्रमुख है, समझ गए? और अकबर ने ये दीन इलाही धर्म चालू कर दिया, बोल दिया मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही धर्म विभाग का सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जैसा बताऊंगा धर्म में वैसा होगा। ये उलेमा वगैरह और ये काजी वगैरह ये सब बेकार हैं, इनकी कोई भी मान्यता नहीं रही, समझ गए? तो इस बात का जो इस्लाम धर्म के धर्म गुरु थे उन लोगों ने बहुत तगड़ा विरोध किया। तो ये धर्म मानने वालों की संख्या मात्र 18 थी। कितनी थी? 18।
और इस धर्म की शिक्षा रविवार को दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? रविवार को दी जाती थी। और इस धर्म का मानने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। कौन था? बीरबल। बीरबल, ठीक है। बीरबल को महसदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महसदास, ठीक है। बात बंद करो। बीरबल तो डर के मारे माना भाई बीरबल देखो, सबसे खास अगर कोई था अकबर का तो वो बीरबल ही था। अकबर किसी भी समस्या में उलझ जाता था तो केवल बीरबल से ही उसे सलूशन मिलता था। समझ गए? बीरबल ऐसा था, देखो ध्यान दो। एक बार अकबर गया होगा घूमने, ठीक है, तो वहां बीरबल के क्षेत्र में गया होगा, तो वहां बीरबल से मुलाकात हुई अकबर की। क्यों? बीरबल से मुलाकात हुई तो बीरबल से कुछ बातें पूछी होगी अकबर ने, तो बीरबल ने जब बात की तो अकबर बहुत प्रभावित हुआ बीरबल से। अकबर ने अपनी अंगूठी निकाल के बीरबल को दे दी। बीरबल बहुत गरीब थे, ठीक है, तो कह दिया तुम्हें अगर काम वगैरह की आवश्यकता हो, नौकरी की, तो तुम दरबार में आना, ये अंगूठी दिखा देना, तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। समझ गए? तब भाई बीरबल तंगी में जी रहे थे, खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, बहुत स्थिति खराब थी। तो बीरबल ने सोचा कि अब मैं जा रहा हूँ मुगल सल्तनत, मुगल दरबार में ही जा रहा हूँ, ठीक है, वहीं कोई ना कोई काम करूंगा तभी जीवन यापन होगा। तो बीरबल मुगल दरबार आ गए। अब हुआ क्या, जैसे ही दरबार पे आए तो दरबार पे संतरी खड़ा होता है जो चेक करता है। हाँ, तो अब वो राजा से मिलने के लिए बादशाह, इधर ध्यान दो, बात बंद करो, इधर ध्यान दे लो इधर। तो राजा से मिलने के लिए क्या होता था, राजा से मिलने के लिए पहले वो रिश्वत मांगते थे, कहते थे कुछ दो, असरपियाँ दो, 2, 4, 8, 10। तो बीरबल तो वैसे ही तुम्हें पता है गरीब व्यक्ति थे, उनके पास था कुछ नहीं, वही अकबर की अंगूठी थी। उन्होंने संतरी को दिखाई, बोले देखो महाराज ने मुझे खुद बुलाया है, ठीक है, ये अंगूठी उन्होंने दी, बोले तुम्हें जब भी आवश्यकता हो दरबार आ सकते हो, ये अंगूठी दिखा देना और दरबार में चले आना। तो पता है वो संतरी कहता अबे तूने ये अंगूठी चुराई होगी, ठीक है, राजा की अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बोले अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुम जाके बादशाह से ही पूछ लो, उन्होंने मुझसे खुद मुलाकात की थी और मुझे ये अंगूठी दी थी। तो वो संतरी कहता है देख तुझे मैं दरबार में तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। तो उसने कह दिया चलो ठीक है भाई, आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। अब वो गया, वहां जाके बीरबल जब गया तो बीरबल से मुलाकात हुई अकबर की। उसके जो नवरत्न होते हैं अकबर के, वो भी सब खड़े हुए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा कि तुम इसे बीरबल को अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लो, ये व्यक्ति बहुत काबिल है महसदास। तो उन्होंने कहा ठीक है बादशाह, हम इन्हें सम्मिलित तो कर लेंगे, लेकिन इन्हें पहले हमारे कुछ सवालों से गुजरना पड़ेगा। वो सवालों के अगर ये जवाब देंगे तभी हम इन्हें सम्मिलित कर सकते हैं, वैसे नहीं, ऐसे थोड़ी नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो अब बादशाह ने कहा चलो ठीक है महसदास तुम तैयार हो जवाब देने? उन्होंने ठीक है मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो मुझसे कुछ भी। तो जो बहुत काबिल लोग थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, सारे सवालों के जवाब दे दिए। लास्ट में एक व्यक्ति था नवरत्नों में जिसका नाम था मुल्ला दो प्याजा। सुना नाम नहीं सुना? तो मुल्ला दो प्याजा कहता अभी एक क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि इस व्यक्ति को, ये हिंदू व्यक्ति है और इसे बाहर करना है हमें कैसे भी करके। तो मुल्ला दो प्याजा ने पता है क्या क्वेश्चन किया? मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि तुम बताओ महसदास इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। समझ गए? अब यार दिमाग में क्या चल रहा है ये कैसे बता सकता है कोई? लेकिन महसदास भी बहुत होशियार था, उसने पता है क्या, थोड़ी देर शांत रहा, बाद में वो बोला, उसने कहा तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है बता दूं, सच बोलोगे, झूठ तो नहीं बोलोगे? उसने कहा बिल्कुल मैं सच बोलूंगा। बोले बात तो नहीं बदलोगे? बोले बिल्कुल नहीं बदलूंगा। उन्होंने कहा तुम्हारे दिमाग में इस समय चल रहा है कि बादशाह की आयु लंबी हो और साम्राज्य की तरक्की हो, साम्राज्य का विकास हो। अब मुल्ला दो प्याजा यार शामिल हो गया। तो उसने कहा यार इसने तो मुझे फंसा दिया, क्योंकि अगर वो कहता कि मैं ये नहीं सोच रहा था तो अकबर मुल्ला दो प्याजा को लटका देगा क्यों? तो मुल्ला दो प्याजा मुस्कुराया, बोला हाँ महसदास तुमने बिल्कुल सही कहा, समझ गए? उसने कहा बिल्कुल ये व्यक्ति नवरत्नों में सम्मिलित होने लायक है, इसे नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया जाए। तभी बीरबल को क्या किया गया? नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया गया। अब जैसे भाई इससे बहुत खुश हो गया बादशाह, अकबर खुश हो गया। अकबर ने कहा बताओ बीरबल क्या इनाम चाहिए तुम्हें? कोई जागीर चाहिए? जागीर ले लो, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो चाहिए ले सकते हो। अब
बताया बीरबल ने क्या मांगा? बीरबल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे 100 घोड़े चाहिए। तो उसके 100 घोड़ों की दे दिया। बोले तुम यार ये अजीब सा इनाम क्यों मांग रहे हो? इसके पीछे कारण क्या है बताओ? तो बताओ क्या कहता है? कहता है इसके पीछे कारण क्या बताओ? तो कहता महाराज जो आपका बाहर संतरी खड़ा हुआ है उसने कहा कि इनाम में जो कुछ भी मिले उसका आधा हिस्सा मुझे लगाया। समझ गए? तो अकबर को क्रोध आ गया। अकबर ने कहा कहाँ है संतरी, बुलाओ उसे फटाफट। अब बुला के लाया गया उसके। बोले तुम पता नहीं करना चाहोगे इसने इनाम में क्या मांगा है? वो तुम तो इससे इनाम का आधा हिस्सा मांग रहे। बोले नहीं महाराज ये झूठ बोल रहा है, गलत है, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने कहा खामोश हो जाए, झूठ बोल रहा है। बोले जानना नहीं चाहोगे इसने इनाम में क्या मांगा है? बोले बताइए। उन्होंने कहा इसने 100 कोड़े मांगी हैं, 50 मिलेंगे। बोले ले जाओ 50 कोड़े मारो इनके। तो ऐसे करके देखो नवरत्नों में भी सम्मिलित हो गया बीरबल, और उसके 50 कोड़े भी लगवाए। कितना दिमाग था नहीं का? इन्हीं बातों से अकबर बहुत प्रभावित हो गया बीरबल की। समझ गए? ऐसे ही एक किस्सा और बताता हूं तुम्हें। एक घटना घटित हुई। अकबर की एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह थी। तो जोधाबाई के लिए अकबर ने एक अंगूठी खरीदी थी। ठीक है, अब वो महल में अकबर जहाँ रहता था वहाँ 10-12 कर्मचारी थे उसके साथ में। वो अंगूठी गायब हो गई, उन्हीं कर्मचारियों में से किसी ने चुरा ली। वहाँ बीरबल भी था। तो अब अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा यार ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है, अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। वो सरप्राइज था, मुझे देना था वाइफ को अपनी। समझ गए? तो बीरबल ने कहा महाराज आप परेशान मत होइए, सुबह तक आपकी अंगूठी मिल जाएगी। ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा कैसे? बोले मेरे पास एक प्लान है और उससे तुम्हारी अंगूठी जिसने भी चुराई होगी वो खुद देने आएगा अपने आप। बोले अच्छा कैसे? ये कोई चमत्कार थोड़ी, जादू थोड़ी तुम्हारे पास। बोले आप निश्चिंत रहो मिल जाएगी। बोले ठीक है चलो भाई देखते हैं। तो वहाँ जितने भी 10-11 लोग थे, बीरबल लेके आया लकड़ियाँ। मान लो 2-2 मीटर की लकड़ी लाया, 1 मीटर की लकड़ी लाया, 12 लकड़ियाँ 1-1 मीटर की लाया, और सबको 1-1 पकड़ा दी। अब बीरबल ने कहा कि जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। अब भाई उन्हीं में से एक चोर था, उसने पता है क्या किया? वो घर गया, वो डर गया। उसने सोचा यार अब ये लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। उसने भी दिमाग लगाया, उसने कहा अच्छा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने लकड़ी को 1 इंच काट दिया। उसने कहा अब थोड़ी बढ़ेगी, अब तो 1 मीटर ही रहेगी, बढ़ना थी उतनी मैंने काट दी क्यों? अब फिर से बोले ठीक है भाई आ जाओ सब लोग। बोले लकड़ियाँ लाओ वापस। अब नापी। बोले यार बीरबल तुम क्या कर रहे हो? लकड़ियों से कैसे अंगूठी मिल जाएगी यार? तुम पता नहीं कैसी बेवकूफ़ वाली हरकत कर रहे हो। बीरबल ने लकड़ियाँ उठाई, इकट्ठी की और देखी, उनमें एक लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बोले महाराज आपको चोर पकड़ा गया। बोले कौन है चोर? तो जिस व्यक्ति ने चुराई थी बोले ये नाम है इनका, बुलाओ इन्हें। तो तुरंत अंगूठी मिलेगी। ठीक है। ऐसे ही एक वो बीरबल की खिचड़ी वाला किस्सा तुमने सुना होगा। ऐसा हुआ ना, देखो अकबर बहुत, देखो ध्यान दो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो इधर। ऐसा हुआ था एक बार अकबर के दरबार के सामने तालाब था। ठीक है। तो कोहरा था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। तो एक व्यक्ति था जरूरतमंद बहुत, उसे पैसे की जरूरत थी। तो अकबर ने कहा कि अगर तुम रात भर इस पानी में खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें 1000 असरफियाँ दूंगा। समझ गए? तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा पानी में। अब वो भाई पानी में घुस गया, रात भर खड़ा रहा। सुबह जब हुआ इनाम मांगने आया तो अकबर ने कहा यार तुम इतनी ठंड में खड़े कैसे हो गए? बताओ तुमने यार पूरी रात काट दी इतने ठंडे पानी में, कैसे काट दी? बोले महाराज वो दीपक जो जल रहा था महल में, तो वो उससे दिखाई दे रहा था मुझे रोशनदान से। बोले मैं उसी को देख के उसी को देखता रहा और उसी को देखने के कारण मैं पूरी रात खड़ा रहा। तो अकबर ने कहा तो तुमने चीटिंग की है, इसका मतलब तुम्हें दीपक की आंच लग रही थी, उसकी जो आग थी उससे तुम ताप रहे थे, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। बीरबल ये किस्सा देख रहा था। दूसरा दिन हुआ, बीरबल अपने घर गए, बीरबल दरबार में नहीं आए। जब दरबार नहीं आए तो अकबर हो गया परेशान। अकबर ने कहा यार बीरबल क्यों नहीं आए, क्योंकि एक दिन नहीं कटता था अकबर बीरबल के बिना अकबर का। तो अकबर स्वयं बीरबल के घर पहुंच गया। बोला बीरबल तुम दरबार में क्यों नहीं आए? बोले महाराज मैं खिचड़ी पका रहा था, खाना नहीं खाया, खाना खाता ले खा लूंगा तब आऊँगा, आज खिचड़ी बन नहीं पाई है। तो बोले कहाँ बना रहे? उन्होंने देखा नीचे आग जल रही, खिचड़ी ऊपर लगी। उन्होंने कहा बेवकूफ़ हो बीरबल, आग से खिचड़ी कहाँ बन जाएगी, इतनी दूर तुम्हारा बर्तन है। तो बोले तो महाराज ऐसे ही वो उस दीपक से कैसे ताप लेगा जिससे आपने उसे इनाम नहीं दिया। तभी अकबर को पश्चाताप हुआ, उसने उसे बुलाया, तुरंत इनाम दिया। समझ गया? तो ये किस्सा था बीरबल का। ठीक है। हाँ तो हम कहाँ पे थे? दीन इलाही धर्म पे। जल्दी लिखो,
जल्दी लिखो यार, तुमने देखो सब टाइम ऐसे ही बर्बाद करा दिया। अरे गाड़ी चला रहे थे आप नहीं तुम्हें जानकारी होगी ना अकबर के बारे में। ये जो आपने सभी दीन इलाही धर्म है, ये अकबर ने मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये इसलिए बनाया था क्योंकि सभी धर्मों को एक साथ एकजुट करने के लिए, ताकि जो वो है राज्य का और ज़्यादा विकास हो सके। हाँ लेकिन ये था तो गलत, वो स्वयं को इसमें सर्वश्रेष्ठ बताता था, ईश्वर बताता था अकबर। सारे धार्मिक गुरुओं का महत्व खत्म कर दिया था उसने, है नहीं? तभी तो विवाद हुआ था इस पे, तभी उसे ये धर्म समाप्त करना पड़ा। चलो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, बोलें लिखो दीन इलाही धर्म हेडिंग डाल दो और डैश करके लिखो। 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में, 1582 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की गई। दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की गई। दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की गई। इस धर्म के मानने वाले लोगों की कुल संख्या 18 थी। इस धर्म के मानने वाले कुल लोगों की संख्या 18 थी। इस धर्म के मानने वाले कुल लोगों की संख्या 18 थी। कुल लोगों की संख्या 18 थी। इस धर्म की शिक्षा रविवार को दी जाती थी। इस धर्म की शिक्षा रविवार को दी जाती थी। रविवार को दी जाती थी। इस धर्म की शिक्षा रविवार को दी जाती थी। इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। देखो, इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। बीरबल था। एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। डालो हेडिंग अकबर के नवरत्न। अरे नहीं, 2 मिनट है अभी, हो जाएगा। डालो हेडिंग अकबर के नवरत्न। ये कल करा दूंगा, कल अकबर समाप्त करके साथ वो जहाँ भी रिस्टार्ट कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है, थोड़ा समझाया है। अकबर के नवरत्न हेडिंग डालो। लिखवाएंगे नहीं, समझाएंगे पहले। देखो अकबर के नवरत्नों के बारे में इसमें 4-5 नाम इंपॉर्टेंट है जिनको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला नाम हेडिंग डाल दो तुम, तानसेन। पहला नाम हेडिंग डालो तानसेन। संगीत बड़ा है तानसेन। देखो ये बात बंद करो, ये जो अकबर के नवरत्न थे इन्हीं से सलाह लेता था अकबर। पूरा साम्राज्य यही चलाते थे नवरत्न, समझ गए? तो पहला नाम डाल दो तानसेन। देखो जो तानसेन थे, तानसेन के बचपन का नाम क्या था बताओ? रामतनु पांडे या तन्ना मिश्र के नाम से जाना जाता है इन्हें। रामतनु पांडे या तन्ना मिश्र के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार में आने से पहले यह मध्य प्रदेश में रीवा था, एक जिला। रीवा के राजा थे रामचंद्र। रामचंद्र के दरबार में रहते थे, ठीक है? रामचंद्र के राज आश्रय के बाद ये अकबर के दरबार में आ गए। और तानसेन अकबर के महान संगीतज्ञ थे। अकबर जब भी परेशान होता था, अकबर जब भी टेंशन में होता था तो तानसेन का संगीत सुनता था। बताते हैं तानसेन का संगीत इतना बढ़िया था कि अकबर के सर का दर्द खत्म हो जाता था, टेंशन खत्म हो जाती थी, समझ गए? तो ऐसा हुआ एक बार, अकबर तानसेन से बात कर रहा था। अकबर ने कहा यार तानसेन तुमने इतना अच्छा संगीत कहाँ से सीखा ये बताओ। अपने गुरु। तो अकबर ने कहा कि साहब मेरे गुरु हैं, वो तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा गाते हैं, ठीक है? तो अकबर ने कहा यार तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरु तुमसे भी अच्छा, तो इसका मतलब वो तो यार बहुत बेस्ट होंगे, उनसे मिलवाओ मुझे। तो अकबर ने कहा कि चलो, तानसेन ने कहा ठीक है मिलवा दूंगा। बोले बुलाओ उन्हें दरबार में। तो तानसेन गए, बोले तुम्हें बादशाह ने बुलाया, चलो। ये कैलाश पर्वत पे रहते थे, ठीक है? तो भाई वो एक गुरु थे, तपस्या कर रहे थे वो। उन्होंने कह दिया मुझे किसी राजा से कोई मतलब नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो तानसेन ने आके बताया अकबर को। अकबर को क्रोध आ गया, बोले कौन है ऐसा जो मेरी बात नहीं मान रहा है? मैं पूरे भारत का राजा हूँ, मेरी बात को टाल दिया किसने? चलो अभी पहुँच गए। तो देख अकबर क्रोधित था बहुत, लेकिन जब वहाँ पर गए तो वो तपस्या कर रहे थे, ठीक है?
तो अकबर पहुंचा तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, यहीं पे संगीत सुनवा दो इनसे। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बादशाह हैं भारत के और ये संगीत सुनने आए हैं आपका, ठीक है। उन्होंने कहा मेरा अभी मन नहीं है, मैं नहीं सुना सकता, ठीक है। तो अकबर शांत, अकबर ने बोला कोई बात नहीं, बोला चलो इन्हें दरबार में ले चलो। बोले कहीं नहीं जाने वाला हूँ मैं, यहीं तपस्या करूँगा। तो अब तानसेन ऐसे ही उल्टा सीधा गाने लगे। जब वो उल्टा सीधा गाने लगे तो गुरु ने पहले अकबर काफी दिन गुजार देता है वहाँ पे, वो नहीं गाते हैं, उसके बाद फिर जो है अब मैं यही तो बता रहा हूँ, अकबर बहुत कोशिश करता है, तानसेन भी बहुत कोशिश करते हैं कि ये कैसे भी सुना दें, लेकिन वो नहीं सुनाते हैं। तो तानसेन का एक दिमाग लगातार वो एक संगीत मतलब एक गाता है और वो उल्टा सीधा कुछ गाने लगता है, जानबूझ के गलत गाने लगता है। तो गुरु के सामने तुम गलती करोगे तो गुरु उसमें सुधार करेगा जरूर। तो उन्होंने कहा अरे नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाएगा। तब उसने गा के सुनाया तो अकबर बहुत प्रसन्न हुआ उनसे और उनसे बाद में सम्मान पूर्वक बोला कि आप चाहें तो दरबार में चल सकते हैं और जीवन भर वहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक तपस्या करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे राजपाट सब कुछ त्याग चुका हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना, मुझे यहीं रहना है, ठीक है। तो ऐसे करके देखो ऐसे ऐसे महान लोग हुए। तानसेन के गुरु तानसेन से भी ज़्यादा महान थे। तो तानसेन का संगीत सुनता था अकबर। चलो लिखो जल्दी, ये 2 पॉइंट लिख लो। ये टाइम हो गया, तो छोड़ो यार, कल लिखवाते बंद करो वीडियो बंद कर दो प्रेमपाल। हलो मत